हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टू कॉइल्स। मतलब अगर दो कॉइल लिए जाएं तब हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टू कॉइल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स। अगर मान लो दो कॉइल दे रखी हैं और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बिकॉज ऑफ द टू कॉइल्स। ये तो हमें नोन है ही कि अगर मान लो किसी कॉइल में जब करंट पास होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड लिया करते हैं। अगर मान लो एक कॉइल है और करंट इसमें पास करें क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गया? इनवर्ड। इनवर्ड मीन्स सेंटर की तरफ एरो मार्क कर दिया करते हैं, उसको बोलते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। और अगर मान लो कॉइल इस टाइप से लें और करंट इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, तब उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड मार्क करते हैं आउटवर्ड। ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई। आउटवर्ड का मतलब होता है सेंटर से बाहर की तरफ एरो मार्क करोगे आउटवर्ड, और इनवर्ड का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर। चाहे मैग्नेटिक फील्ड आपको एक्सियल पोजीशन पर फाइंड आउट करना है या मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पर फाइंड आउट करना है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉइल्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हम मान लो टू कॉइल्स ले रहे हैं, कितनी कॉइल? तो फर्स्ट केस में आपको कराना होगा भाई टू वर्टिकल कॉइल। फर्स्ट है कि अगर मान लो सपोज करो हमने टू वर्टिकल कॉइल्स है, एक कॉइल हमने ये ली और दूसरी कॉइल क्या है? ये ले लिया आपके वर्टिकल कॉइल। अब ये सेंटर है, करंट की डायरेक्शन सपोज करो मैंने यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज और इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज, और ये कॉइल C1 और ये कॉइल C2 और ये इसका सेंटर हो गया। तो जिस भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है उस पॉइंट को आप यहाँ पर मार्क कर लो। मान लो O पर फाइंड करना है तो O मार्क कर लिया। अब O पर डायरेक्शन चेक करनी है। अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई देखो, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? आउटवर्ड, और इसका आउटवर्ड किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो इसका आउटवर्ड ये हो गया, यहाँ पर आउटवर्ड मार्क कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड B2। और इसमें भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड का मतलब आउटवर्ड इस साइड में मार्क करोगे आप सेंटर से बाहर की तरफ अवे, तो ये सेंटर से हमने अवे मार्क कर दिया। ये क्या है? B1, और इन दोनों का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब आप इसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे यहाँ पर, तो रिजल्टेंट में पैरेललोग्राम यूज करोगे, और पैरेललोग्राम जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू आ गई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 की वैल्यू, B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर करंट I है और रेडियस कॉइल की A है मान लो यहाँ पर, और इस कॉइल की रेडियस भी A ले ली, तो μ0I/2A। एंड B1 और B2 के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। B1 और B2 सेम है, तो B2 के प्लेस पर B1 पुट करोगे, तो B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और ये टर्म आ गई B1√2, और B1 की वैल्यू पुट कर दी μ0I/2π/2a। अब रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखो, B1 और B2 इक्वल है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी? 45 डिग्री विद B1। अगर B1 और B2 इक्वल हैं तो यहाँ पर अगर सपोज करो, चलो डायरेक्शन हमने बीटा मार्क कर लिया, तो tan बीटा, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप? tan बीटा इक्वल टू B2 अपॉन में B1, और B2 अपॉन B1 1, तो बीटा कितना हो गया? 45 डिग्री। तो डायरेक्शन रिजल्टेंट की कितनी होगी? 45 डिग्री विद B1। अब ये दो टू कॉइल्स हैं, इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है सपोज करो एक्सियल पोजीशन पर। अब ये सेकंड एग्जांपल लेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन।
एक्सियल मीन्स अब एक वर्टिकल कॉइल आप ये रखो और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है पॉइंट पी पर, और दूसरी कॉइल हमने यहाँ पर ये रखी और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है हमें पी पॉइंट पर। दोनों कॉइल की रेडियस ए, ये रेडियस ए और डिस्टेंस ये एक्स और डिस्टेंस एक्स। करंट सपोज करो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज आई और इस कॉइल में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर फाइंड करना है? पी पॉइंट पर। तो डायरेक्शन कहाँ मार्क करोगे? पी पॉइंट पर। डायरेक्शन कैसे मार्क करोगे भाई? अब अगर करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब जिस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट पर डायरेक्शन अवे मार्क करो। तो ये डायरेक्शन हमने मार्क कर दी अवे इस साइड में। तो ये मैग्नेटिक, अगर ये कॉइल C1 है, ये कॉइल C2 है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1 और ये भी करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वजह से डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड अवे हो गया B2। अब फिर दोनों में एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। और 90 के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पर पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, इसके पैरेलल लाइन ये और इसके पैरेलल ये, और कॉमन पॉइंट को डायगोनल से ज्वाइन कर दिया और ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है ये, इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में। अब एक अभी और मैं एग्जांपल इसका करा देता हूँ। तो यहाँ B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और इसका फॉर्मूला μ0 IA² अपॉन 2 A² प्लस x² पावर क्या होती है? 3/2। एक्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला आप यूज करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया आपने। और अब आपने फाइंड करना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B किसके इक्वल हो गया? √ B1² प्लस B2²। B1 और B2 की वैल्यू इक्वल है तो ये आगे टर्म B1√2 और B1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो B1 की वैल्यू कितनी है? तो √2 μ0 IA² अपॉन 2A² प्लस x² पावर 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी केस में अगर मान लो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि ये डिस्टेंस सेम है, मतलब रेडियस के इक्वल है। अब थर्ड एग्जाम्पल हम करेंगे, थर्ड केस हो गया कि अगर ये रेडियस डिस्टेंस जो है वो भी a है और ये डिस्टेंस a और डायरेक्शन इसमें सपोज करो, अब मैं क्लॉकवाइज मार्क कर देता हूँ, ये क्लॉकवाइज है। तो इस करंट कॉइल में क्लॉकवाइज और इस कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंज होगी। फिर दोबारा इसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं और फॉर्मूला इसका थोड़ा हमें कैलकुलेट करना होगा। तो बच्चों इसमें क्या करोगे? अब देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज आउटवर्ड मतलब अब आप इसे अवे की तरफ मार्क कर दो, ये हो गए मैग्नेटिक फील्ड B1 और ये करंट क्लॉकवाइज है तो इसमें कॉइल के सेंटर की तरफ एरो मार्क कर दो और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड B2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आपने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पैरेललोग्राम यूज करो और ये वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B आ गया। क्योंकि करंट, रेडियस और डिस्टेंस ये तीनों सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ भी सेम होगी। और मैग्नेटिक फील्ड जो B1 आएगा तो B1 और B2 दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी और फॉर्मूला μ0 IA² अपॉन 2 फॉर्मूला होता है A² प्लस x² पावर 3/2। अब यहाँ पर x किसके इक्वल है? a के इक्वल। x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और B1 और B2 की वैल्यू μ0 IA² अपॉन 2 ब्रैकेट में A² प्लस A² पावर 3/2। वैल्यू हो गई μ0 IA² अपॉन 2 टर्म 2A² पावर 3/2। 3/2 का मतलब ये होता है कि भाई आपने यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका आप रूट करोगे तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो 2 × 2। अब जैसे यहाँ पर ये 1/2 आ गया, एक 2 बाहर तो ये √2 बच गया। तो मतलब इसको क्या लिखा? 2√2 और A²।
स्क्वायर से टर्म कट करोगे ए क्यूब, और ये टर्म इससे कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई बच्चों भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4√2a। अब क्या फाइंड करना होता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना है आपको, फिर वही आप कौन सा रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड। तो B किसके इक्वल हुआ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो B इक्वल टू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। B1 और B2 दोनों सेम है, तो आप B2 के प्लेस पर B1 पुट कर दो या B1 के प्लेस पर B2 पुट करोगे। तो ये टर्म आ गई क्या, B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। B1 किसके इक्वल है, B2 के, तो ये टर्म हो गई 2B1 स्क्वायर। B1 हमने लिया कॉमन √2, और B1 की वैल्यू जो अभी हमने सॉल्व की थी उसको इसमें पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, तो ये B इक्वल टू √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4√2a, और √2 कैंसिल, तो B किसके इक्वल हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बस इसमें कैलकुलेशन थी, x के प्लेस पर आप a पुट करोगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, बड़ी सिस्टमेटिक वे में और बड़े आराम के साथ कैलकुलेशन करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे 2 पावर 3/2 है तो उसको सॉल्व करने के 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है और फिर रूट कर देना है, तो ये 2√2, और a स्क्वायर पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल, a क्यूब, a स्क्वायर से a कट करोगे क्यूब, तो a बच गया नीचे, और फिर उसके बाद आप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो ये किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एक्सियल पोजीशन। अब एक और आपके बेस पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पर कि भाई अगर मान लो 2 कॉइल्स ही हैं और दैट आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2r। फोर्थ क्वेश्चन है, 2 कॉइल्स each of radius are separated by distance 2r carrying current in same direction. Find magnetic field at the midpoint. Find magnetic field at midpoint of line joining them. Point of line joining them. ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आए कि लैंग्वेज है क्या। अब ये मान लो हमने एक कॉइल ये है और एक कॉइल आपकी ये ले ली यहाँ पर, और दूसरी कॉइल मैंने यहाँ पर है ये ले ली, और इन दोनों कॉइल के बीच का जो सेपरेशन है वो 2r है, और ये इसकी रेडियस r हो गई, इसकी रेडियस r है, ये रेडियस r ले लिया हमने, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो भी कितना 2r है। तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पॉइंट सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगी r, और ये डिस्टेंस क्या हो गया r। देखो फॉर्मूला इसमें कौन सा अप्लाई करोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एक्सियल पोजीशन। करंट हमने कहा सेम डायरेक्शन में है, ये करंट हो गया यहाँ पर, ये करंट है। अब इधर से मान लो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, किधर से देख रहा हूँ मैं, इधर से सामने से देखेंगे एक साइड से आप। अब इसमें करंट जब क्लॉकवाइज है इधर से, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था, इनवर्ड। इसके सेंटर की तरफ एरो मार्क करोगे तो इधर सेंटर की तरफ होगी, तो इधर ये आउटवर्ड होगी। इसी टाइप से जब इधर से यहीं से मैं उस कॉइल की तरफ देख रहा हूँ यहाँ पर, तो उस कॉइल में जब देखेंगे तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर की तरफ मार्क होगा, और इधर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो ये B2 है, ये B1 है, ये B1 है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ पर फाइंड करना है, पॉइंट O पर, और जब O पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो B1 और B2 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो गया।
कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि वो बीच में, भाई कॉइल के बीच से तो आप देख ही नहीं सकते, कॉइल के सेंटर पे आप यहाँ ओ पॉइंट पर अपना आप कैसे देख सकते हो? ये तो जो 2 कॉइल्स है, कॉइल के बीच में तो हम अपना सर रख ही नहीं सकते ना। हम क्या करेंगे, एक साइड से देखेंगे, या तो इधर से ऑब्जर्व करोगे या आप इधर से ऑब्जर्व करोगे। तो जब इधर से मैं देख रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ऐसे चला जा रहा है, इस कॉइल का भी इनवर्ट, उस कॉइल का भी इनवर्ट, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, इससे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C1 और C2 दोनों कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू C1 एंड C2 क्या होगी बच्चों? भाई अभी मैंने आपको कराया था फॉर्मूला, बस एक ही प्लेस पर R है, तो B1 और B2 दोनों सेम है, और म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पावर 3/2 टर्म हो गई। म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन में 2, ये टर्म आ गई 2R स्क्वायर पावर 3/2, तो म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर क्या लिखोगे? अभी बताया था मैंने 2√2 R क्यूब, और R स्क्वायर से R क्यूब कट करोगे तो वैल्यू क्या है? म्यू नॉट I अपॉन 4√2 R। फिर अभी हमने क्या कहा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको बड़ा ध्यान से देखना है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू B1 प्लस B2। अब B1 और B2 दोनों सेम है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ B1। यहाँ पे लिख दिया B1 और B2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और आप यहाँ पर B1 की वैल्यू पुट करी म्यू नॉट I अपॉन 4√2 R, 2 से ये 2 कट करोगे तो B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2√R, ये इसका आंसर हो गया। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ कि उसमें डायरेक्शन देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। एक कॉइल में करंट दे रखी है और दूसरी कॉइल में आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। एक कॉइल में करंट गिवन होगी और दूसरी कॉइल में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है कि उनके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। पहले मैं आपको डायग्राम, एक कॉइल ये ले लिया, आपके यहाँ पर कॉइल है और दूसरी कॉइल ये है। इस कॉइल की रेडियस, दोनों में ये डिफरेंस है, इसकी कॉइल की रेडियस 3 सेंटीमीटर, इस कॉइल की रेडियस 4 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पर, वो C1 से पॉइंट जो है 4 सेंटीमीटर और C2 से जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर। रेडियस है, C1 की रेडियस क्या बनाई मैंने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और C2 की रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। पॉइंट P ले लिया, पॉइंट P C1 से 4 सेंटीमीटर है और C2 से 3 सेंटीमीटर। और इस कॉइल में करंट की वैल्यू हमें दे रखी है क्लॉकवाइज, और ये करंट सपोज करो 3 एम्पियर, और इस कॉइल में करंट की क्या डायरेक्शन होगी, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सो दैट रिजल्टेंट फील्ड एट P इज 0। क्या क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट in C2 so that resultant magnetic field at P is 0। अब इसका हम आंसर लिखेंगे। देखो अब अभी हमने डिस्कस किया था, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है, जैसे हमने करंट दोनों में क्लॉकवाइज ली थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐड हुआ था, तो इसका मतलब एक तो चॉइस क्लियर होगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस साइड में होगा, देन दैट विल कैंसिल ईच अदर। ये C1 का मैग्नेटिक फील्ड और C2 का मैग्नेटिक फील्ड अगर इक्वल और अपोजिट होंगे तो वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होगी।
और B2 का मैग्नेटिक फील्ड कब होगा, जब इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तब अपोजिट होते हैं। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, अगर करंट अपोजिट है तो उनके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होगा। मिड पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला एक्सियल पोजीशन का अप्लाई होना है, तो इसका मतलब करंट तो मालूम पड़ गई। अगर C1 में क्लॉकवाइज है तो करंट इन C2 एंटी क्लॉकवाइज, तो हाफ मार्क्स तो आपका यहाँ पर कंप्लीट मिल गया भाई, इतना वर्ड, एक वर्ड लिखने पर। अब सेकंड पार्ट का आंसर करना है। B1 की जो वैल्यू होगी म्यू नॉट आई क्या है यहाँ पर 3 एम्पियर, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो B1 इक्वल टू कितना, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पावर -7, करंट की वैल्यू 3, रेडियस की वैल्यू 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और पावर 3/2, और ये 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट 5 का क्यूब 125। तो इसको थोड़ा और सॉल्व मैंने कर लिया, 2 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू 3 इंटू 9 अपॉन में 2, और ये टर्म हो गई यहाँ पर 5 पावर 3/2, 5 क्यूब। इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको देखो, अब इसमें मैंने क्या है कि आपकी यूनिट कन्वर्ट नहीं की है। यूनिट क्यों नहीं कन्वर्ट करी, क्योंकि हम दोनों को जब इक्वल करेंगे तो दोनों बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को ऐसा ही सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया। अब हम B2 की वैल्यू फाइंड करें, तो B2 की वैल्यू म्यू नॉट आई, अब करंट हमें फाइंड करनी है, रेडियस 4 स्क्वायर अपॉन में 2, और यहाँ पर ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पावर 3/2। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्योंकि हम यहाँ इधर पुट कर चुके हैं, तो 4 पाई इंटू 10 पावर -7 आई 16 अपॉन 2, और ये हो गया यहाँ पर वही 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5 और 5 का क्यूब आ गया। और अभी हमने क्या डिस्कस किया, मैग्नेटिक फील्ड P पर क्या है 0, तो P पर 0 कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट P 0, और 0 कब है, जब B1 इक्वल टू B2। अब यहाँ B1 और B2 की वैल्यू पुट करोगे, 2 पाई, ये भी 2 कैंसिल, तो 2 पाई इंटू 10 पावर -7 इंटू 3 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 5 क्यूब इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 पावर -7 आई इंटू 16 अपॉन 5 क्यूब। ये 2 तो हमारे यहाँ कट कर दिया था हमने, ये 2 इधर हमने कट कर दिया था, ठीक है। अब 2 पाई 10 पावर -7 कैंसिल, ये भी टर्म कैंसिल, तो इधर 27 आ गए, इधर i इंटू 16 आ गया, और i की वैल्यू 27/16 एम्पियर। ये आप यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। इसमें 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पर ये वैल्यू, तो ये 27/16 एम्पियर एंड करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आए या नहीं आए, तो इसमें देखो जब आप देखा करो बेटा, कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट जरूर कर दिया करो कि आपको न्यूमेरिकल क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ताकि एक सेटिस्फैक्शन हो जाए मेरे को भी कि भाई मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ और आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप देखोगे कोई कमेंट नहीं होगा तो ऐसा लगता है क्वेश्चन समझ में आए भी हैं या नहीं आए, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करें भाई क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं या नहीं हुए, और वो डाउट है तो उसके बारे में लिखा करो। किसी चीज़ में डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस चीज़ को आप डिस्कस किया करो। तो ये मैंने आज आपको कराया न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉइल्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सर्कुलर कॉइल एंड स्ट्रेट वायर, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड स्ट्रेट वायर। अब देखो उनको कितने इजीली हम सॉल्व करेंगे, अब वो हमें नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है। ओके बेटा, समझ में आ